हम बुलाना चाहेंगे जहां से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। अभी तक हमने कुछ रिकॉग्निशन देखे कि हाँ लोग आगे बढ़ते हैं, बनते हैं, लेकिन कैसे बनते ये भी जानने का थोड़ा सा मौका मिलेगा अभी। तो अभी हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर। जोरदार तालियां। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और जन्मभूमि मेरा बिहार राज्य के पटना डिस्ट्रिक्ट के पास मोकामा शहर है, उसके पास में औंटा ग्राम का मैं रहने वाला हूँ। वो मेरे जन्मभूमि है। और ये शहर मेरी कर्मभूमि है। और दोनों मेरे लिए उतने ही अजीज हैं। एक दूसरे को किसी हालत में मैं कम या ज़्यादा नहीं बोल सकता। दोनों मेरे लिए उतने ही अजीज हैं। आमतौर पे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बिहार में उस समय ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होता था। साधारण जो परिवार के बच्चे होते थे वो मैट्रिक पास कर लें, ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि सरकारी नौकरी लग जाए। बिहार में यही करते हैं ना, बोला नौकरी नहीं लगे ना तो समझ लो जीवन बेकार, ऐसा है ना। लेकिन अब बेकार नहीं है। अब बेकार है क्या? मौका मिला हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, बहुत कोशिश किया कि नौकरी लग जाए सरकारी, लेकिन नौकरी लगी नहीं। और जब नौकरी नहीं लगते हैं जब सरकारी, तो क्या होता आदमी कुछ न कुछ तो करना है ना जीवन यापन के लिए। तो काम धंधे की तलाश में ही इधर आया था दिल्ली। मैंने बोला चलो, क्योंकि पैसा वैसा था नहीं कि पासपोर्ट बना के सऊदी अरब और खाड़ी देश में कहीं न कहीं चला जाऊं। उस समय जिनके पास पैसा होता था ना वो उधर को चले जाते थे, और जिनके पास पैसा नहीं होता था वो दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इन्हीं पंजाब इन्हीं को समझ लेते थे सऊदी अरब। तो मैं भी काम धंधे की तलाश में यहाँ आया था दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली नहीं जा सका। दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले ही इसी शहर में मैं रुक गया। और यहाँ पर मैंने एक काम सीखा था, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो लोहे का पाइप फिटिंग, कास्ट आयरन का जो पाइप फिटिंग होता था ना, उसका डाई बनाने का काम मैंने सीखा था उस समय। और उस डाई से मैं 50,000 रुपया पर मंथ कमाने लगा था। नौकरी नहीं लगने का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था और जीवन बहुत ही बढ़िया जी रहा था। उसी बीच जो है ना, मेरे एक मित्र ने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताने मेरे घर आए थे। और जब वो मेरे घर आए ना,
और फिर ये बिजनेस प्लान जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि ये तो वही बताने आए हैं, यही बताया इन्होंने जिसको मैं दूर दूर से नफरत करता था। इस तरह का काम बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। अगर कोई इस तरह की बात करे, इस तरह के काम की, तो पानी तो छोड़ो, मैं बैठने भी नहीं दे सकता वो इंसान को। लेकिन क्योंकि वो मेरे मित्र थे, उनको बैठाया, सुना भी, लेकिन मन में एक विचार आ रहा था, अगर इनको मना कर दूं तो हो सकता है ये मुझसे बुरा मान जाए, हो सकता है ये बुरा मान जाए, हमारी दुआ सलाम भी बिगड़ जाए। मन ही मन में ये सोच रहा था, क्या करूं मैं इनका, कैसे टालूं, कैसे हटाऊं, कैसे यहां से आगे करूं इनको। मैं उस समय इनकम टैक्स के अंदर था, सो टैक्स रिबिट के लिए मुझे कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती थी। उस समय हमारे बिजनेस में इंश्योरेंस भी हुआ करता था। जब मैं इस बिजनेस में काम का शुरुआत किया था तो मैं टैक्स रिबिट के लिए मैंने एक इंश्योरेंस ले लिया था उनसे, और वो बहुत खुश होकर मेरे घर से चले गए और मैं ये सोचकर खुश हो गया कि चलो बला किसी तरह से टल गई। लेकिन झटका तो मुझे जब लगा जब वो दूसरे दिन फिर मेरे घर आ गए और बोले, दोस्त बहुत बड़ा बिजनेस है, अब अपन दोनों लोग मिलकर चलते हैं ट्रेनिंग में, चलते हैं सेमिनार में। तब मुझे लगा कि जिस बला को मैं टालने की कोशिश किया था वो उल्टा मेरे गले पड़ गई। मैंने बोला, दोस्त आप मेरे घर आए, आपका मान रखा कि नहीं रखा, खाली हाथ वापिस तो नहीं किया ना, चीज बहुत बढ़िया है, कोई मिलेगा ना तो उसको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम माफ कर दो। वो चले गए उस समय, लेकिन जानते हैं हर तीसरे दिन वो व्यक्ति मेरे घर आता था और बोलता था, भाई साहब जीवन बदल जाएगा, भाई साहब खानदान में इतिहास लिख दोगे, भाई साहब आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी। और ये जब भी वो मुझसे मिलता था यही बात करता था। ये डायलॉग उसका रटे रटाया था एकदम, भाई साहब जीवन बदल जाएगा, खानदान में इतिहास लिख दोगे, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी। और इस तरह से हर तीसरे दिन चौथे दिन मेरे घर आता था और लगातार उस व्यक्ति ने 9 महीना तक मेरे साथ चोर सिपाही का खेल खेला। मैं भागता था वो पकड़ता था, मैं भागता था वो पकड़ता था, मैं भागता था वो पकड़ता था। एक दिन जानते हैं एकदम से आमने सामने टक्कर हो गई हमारी उसकी, मैं भाग भी नहीं सकता था। जब उसने मुझे देखा और मैं मुंह टेढ़ा कर लिया थोड़ा सा, बोला, दोस्त मैं देख रहा हूं तू मेरे से बहुत नाराज है। मैं कहा, नाराज तो छोड़, हमारी दोस्ती वोस्ती सब खत्म। बोला, दोस्त तू एक दिन का मुझे समय दे दे और उसके बाद कभी भी इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, पुराने मित्र बनकर आपके साथ रहूंगा। तो मुझे लगा कि जो 9 महीना का चोर सिपाही का खेल है अगर एक दिन में खत्म होता है, तो मैंने बोला, बता तू मेरे को कहां लेकर चलता, लेकिन खबरदार जो इसके बाद इस कंपनी के बारे में बात किया तो बोला, डन, बिल्कुल नहीं करूंगा। उसने मुझे आगरा का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहां चलने के लिए बोला कि वहां चलना है, लेकिन चलने से पहले उसने बोला कि वहां चलने का 350 रुपया एंट्री पास लगेगा। तो मैंने बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, चलूं भी और 350 रुपया दूं भी? मैंने बोला, उसने बोला कि मैंने मांगा नहीं, ऐसा बताया मैंने, लगता है। मैं कहा, हाँ तो ठीक है। जैसे आज आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, डायमंड सेलिब्रेशन देखने आए हैं,
मुझे नहीं मालूम था उस समय ये डायमंड वायमंड क्या होता है। एक चेयर पे मुझे भी बैठा दिया ले जाके। मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज दिन भर इसके साथ यहाँ बैठना है 5 बजे तक, फिर इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। और मैं बैठ गया। मुझे नहीं मालूम था उस समय डायमंड वायमंड क्या होता है, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति को अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए देखा था। और जितना सम्मान उस व्यक्ति को मिला ना, जितनी अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति ने किया ना, और भी लोग वहां पर आए, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें किया। तब मुझे यह एहसास हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस है और इतना बड़ा बिजनेस मैं ज्वाइन कर रखा हूं, फिर मैं करता क्यों नहीं हूं। मन में लगने लगा बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। लेकिन अगले ही पल ये बात ख्याल आता था, अगर किसी ने मना कर दिया ना तो मुझे सहन नहीं होगी। और ये सोचकर मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मन होता था कि इनको बता दूं। लेकिन अगले पर एक डर था, अगर ये मना कर दिया तो मुझे सहन नहीं होगा। फिर जानते हैं, अगले दिन मेरा मित्र फिर मेरे घर आया। 9 महीने बाद पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा। उसको बैठाया, चाय पानी नाश्ता भी कराया। लेकिन जब फंक्शन में मैं गया था ना, तो मुझे वहां पर एक बात फील हुआ कि यार इतना बढ़िया प्रोग्राम इस व्यक्ति ने मुझे दिखाया और पैसा भी इसने खर्च किया, तो कायदे से तो पैसा इसका बनता है। उस हॉल से निकलने से पहले जो है ना, मैंने उसको 350 रुपये उसका पॉकेट में डाल दिया था और चुपचाप घर आ गया था, इसी उधेर बुन में कि बिजनेस तो बढ़िया है, करना चाहिए। लेकिन अगले पल लगता था कि लोग क्या कहेंगे। वो मेरे घर आया, चाय पानी कराया और जानते क्या बोला कि दोस्त आज फ्राइडे का दिन है और आज फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन होता है। हर फ्राइडे को फ्राइडे ट्रेनिंग होता है और संडे के संडे सेमिनार होता है। अगर तू चल सके तो चल, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं भी थोड़ा लालच में आ गया कि पहले दिन तो ये ले गया तो बहुत ही अच्छा चीज दिखाया, पता नहीं आज क्या दिखाएगा। मैं भी बोला, मैं भी उसके साथ चल दिया। और जब उस ट्रेनिंग में गया ना, जैसे आज आप लोग यहां पर आए हैं, मेरा गुड लक, एक डायमंड लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी। एक डायमंड लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी और जिस अंदाज से उस व्यक्ति ने उस ट्रेनिंग को लिया और बताया उस ट्रेनिंग में, तो मुझे लगा कि ऐसा तो मैं भी लोगों को जाकर बता सकता हूं। ट्रेनिंग से निकलने के बाद मैं इतना जोश में था ना कि घर जाने के बजाय अपने एक मित्र के पास चला गया और जाके उसको बोला, दोस्त देख, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि तेरा जीवन बदल जाएगा, खानदान में इतिहास लिख देगा। तू 2 लाख सप्ताह कमाएगा, 8 लाख महीना कमाएगा। और उसको उसी के घर में, उसी के चेयर पे बिठाया और मैंने पॉकेट से छोटी सी डायरी निकाला और 15 मिनट में जो भी जानता था वो सब बता दिया उसको। उस व्यक्ति ने मुझे गौर से नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, एक बात बता, कब से इस काम को कर रहा है। उस ट्रेनिंग में मैं एक बात सुन के आया था कि जितना ज्यादा सच बोलेंगे ना, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होगा, उतनी ही बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। तो मैं सोचा कि इसको क्या बोलूं, पहले दिन तो काम करने आया हूं और ये पूछ रहा कब से ये काम कर रहा है। मैं भी हिम्मत जुटा के बोला कि देख दोस्त, 10 महीने से मैं इस काम को कर रहा हूं, क्योंकि 9 महीना तो चोर सिपाही में हो गया था। बोला तू 10 महीने से इस काम को कर रहा है और मुझे आज बताया। और जानते हैं, मेरा वो मित्र मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और मैं सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, उल्टा ये शिकायत कर रहा कि पहले क्यों नहीं बताया। मेरा हौसला बढ़ गया
और वो दिन है फिर पलट के नहीं देखा, काम करता चला गया, काम करता चला गया, काम करता चला गया। जिस दिन मेरी इनकम जो मैं अपने बिजनेस कारोबार से महीने में कमाता था, उससे ज़्यादा जब मैं यहाँ सप्ताह में कमाने लगा ना, तो मैं बड़ा कसम में था कि वो वाला बिजनेस करूं या ये वाला करूं, वो वाला बिजनेस करूं या ये वाला बिजनेस करूं। और अंत में मैंने एक कठोर डिसीजन लिया, जो मेरा 35 साल का बिजनेस कारोबार था उसको अलविदा कह दिया और फुल टाइम सेफ सोप बिजनेस को करने लगा। और जानते हैं, जब मैं अपने काम धंधे को छोड़ा था ना, तो मेरे खास सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त मुझे मेरे घर समझाने आते थे कि देख मेरे दोस्त, ऐसी कंपनियों में कुछ नहीं होता है, कोई करोड़पति नहीं बनता है ऐसी कंपनियों में। तू तो अच्छा भला 50,000 रुपये कमाता है, अपने बच्चों की तरफ देख। आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरा दिमाग खिसका नहीं था और मैंने किसी की भी बात नहीं माना। और जानते हैं, जब मैंने किसी की भी बात नहीं माना ना, तो जानते हैं क्या हुआ? उसी मोहल्ले में लोग मुझे घूर घूर कर देखते थे, जैसे मैं सेफ सोप जैसी कोई कंपनी नहीं ज्वाइन किया, कोई गुनाह किया हो। और जानते हैं, जब मैं अपने ही मोहल्ले में चलता था ना, चल के दिखाऊं, वो घोड़े को जो पट्टा लगा देते हैं ना, ऐसे सीधा, लोग बोलते थे देख देख ये वही जा रहा है, कहता है डायमंड बनूंगा, खानदान में इतिहास लिखूंगा, 2 लाख रुपए सप्ताह कमाऊंगा, 8 लाख महीना कमाऊंगा। मजाकों की तो हद हो जाती थी। जब अपने ही मोहल्ले में मैं अपने दोस्तों के बीच में से गुजरता था ना, तो लोग बोलते थे, ओए देख डायमंड आ रहा, डायमंड, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली। मेरा मजाक उड़ाने के लिए लोग तालियां बजाते थे, बोलते थे देख आज इसको फ्री में देख ले, कल देखने का टिकट लगेगा। आज ये पैदल चल रहा है, कल कार से चलेगा और कार के शीशे काले होंगे, ये तेरे को देख लेगा, तू इसको नहीं देखेगा, देख ले। मजाकों की तो हद कर देते थे। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता, आज मैं सेफ सोप के किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं, लोग मेरे लिए रास्ता छोड़ते हैं, ऐसा नो? बोला था टिकट लगेगा, लगता है या नहीं, ऐसा नो? उन्होंने जो कुछ भी बोला था, उनकी सारी बातें सच हो गई। और विश्वास करो, अगर आपको भी कोई ऐसी बातें बोल रहा है, तो आपकी भी वो सारी बातें सच हो जाएगी, सारी बातें सच हो जाएगी, सारी बातें सच हो जाएगी। दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का ये बढ़िया प्लान है, पैसा कमाने का ये बढ़िया प्लान है। सिर्फ सब डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सिर्फ सब डायरेक्ट दिल से करता। उन्होंने जो कुछ भी बोला था, आज वो हासिल है। आज जानते हैं, वही मोहल्ला है, वही मैं हूं। फर्क सिर्फ इतना सा आया है, मेरे चलने का अंदाज बदल गया। चल के दिखाऊं? आज मैं जब चलता हूं ना, इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, और उसको तो जरूर देखता हूं जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। और जब नजरें मिलती है ना,
तो नजरें झुका लेता है, बोलता है ये सच कहा था, जो कहा कर दिखा। मैं सोचता था सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, बहुत टेंशन था। जानते हैं मेरे दादाजी जितने भी भाई सब रेलवे में जॉब करते थे, मेरे फादर जितने भी भाई सब रेलवे में जॉब करते थे। सिर्फ मेरे से ही खानदान कट हुआ रेलवे से, तभी आज आपके साथ बात कर रहा है। मैं जानते हैं नौकरी की अगर सच्चाई जानना है ना, मैं अपने हिसाब से बोल रहा, ये मेरी सोच है, बाकी कहीं फार्मूला नहीं है, मेरी सोच है। मैं अपने घरों में ही देखता था, जानते क्या, 1 तारीख को जब पापा जी को तनख्वाह मिलती थी ना, ओहो एकदम से गर्म हो जाते थे। फल फ्रूट का थैला इधर लटका हुआ, इधर लटका हुआ, बेटा तू भी ले, तू भी ले, जो मांगो पापा जी से मिल जाएगा। 1 तारीख को एकदम से गर्म हो जाते थे। उन्हीं पापा जी को मैंने 15 तारीख आते आते नरम होते हुए भी देखा था, और महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशरम होते हुए देखा था कि एक 2000 रुपये दे दो, 1 तारीख को दे दूंगा, एक 3000 रुपये दे दो, 1 तारीख को दे दूंगा। सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, अच्छा हुआ कि मेरी लगी नहीं। क्योंकि मेरे मित्र, नौकरी इस बात की गारंटी है कि कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन एक बात भी तय है कि नौकरी आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी नौकरी। जिनकी नौकरी नहीं लगी है ना, टेंशन नहीं लेना। ये देखो, मेरी भी नहीं लगी थी। नहीं लगने वाला यहां आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। लाइन लगा के लोग जब आ सकते हैं तो आगे नंबर आपका भी है। अब अचीवमेंट की क्या बात करूं, जीवन में जो सपनों में भी नहीं सोचा था ना, आज सत्येंद्र प्रसाद को वो सब हासिल है। लोग बोलते हैं ना, जनरेशन प्लान है ये, पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, बताते हैं ना, बताया भी गया होगा आपको। देखो यहां राकेश जी खड़े हैं, राकेश जी जरा चेहरा दिखाओ उधर आप, आ जाओ राकेश जी के लिए जोरदार तालियां। राकेश जी मेरे बेटे हैं, राकेश जी मेरे बेटे हैं, और राकेश जी के भी 8 साल के बेटे हैं, उनको उधर कर लो। अब आप दिल पे हाथ रख के बताओ, ये तीनों पीढ़ी सुरक्षित है या नहीं? आपको जनरेशन टू जनरेशन बताया गया है ना, 3 पीढ़ी तो इधर ही बता रहा हूं, 4थी पीढ़ी कुछ समय बाद बताऊंगा जी। क्योंकि राकेश जी के बेटे 8 साल के हैं जी, 15-20 साल बाद तो शादी करेंगे ही उनकी भी, तो 4 पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? और मुझे मालूम है मैं अपने आंखों के सामने ही करूंगा। अब बताओ जी, किसी को शक है? जानते हैं हम किसी की हेल्प
हमको क्या लगता था शुरू में, ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, ऐसा लगा था हमको। बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, ऐसा लगा था हमको। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि दुनिया में हर आदमी को फंसाना चाहिए, हर आदमी को फंसाना चाहिए। और फंसने के बाद जीवन ऐसा मिलता हो, फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। आज मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिसने मुझे फंसाया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इस हॉल में कि बेटा तू मेरे को फंसाने लाया है। मैं फंसने वाला नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, इस हॉल में एक भी व्यक्ति बता दे कि मैं फंसा हुआ नहीं हूं। कोई 10,000 में फंसा हुआ है, कोई 25,000 में फंसा हुआ है, कोई 50,000 में फंसा हुआ, कोई 1 लाख या 1.5 लाख में फंसा हुआ। अगर फंसना ही है तो 16 लाख महीना में फंस के देखो ना, वहां भी काम ही करना पड़ेगा, यहां भी काम ही करना पड़ेगा, वहां भी भागना पड़ेगा, यहां पर भी भागना ही पड़ेगा, वहां पर पूरे जीवन भागना पड़ेगा, यहां पर कुछ समय भागना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। और कहते हैं ना, अपना पेट जब भर जाए ना, तभी आदमी किसी की हेल्प करता है या तभी दान पुण्य करने की सोचता है। तो जब मेरा पेट भर गया, मैं अच्छे पोजीशन में था, जब अच्छा कमा खा रहा था, तब मेरे मन में विचार आया अपने इस बिजनेस को बिहार में लेकर चलते हैं। और बिहार के लोगों को, क्योंकि मैंने उस दर्द से गुजर चुका था कि जो लोग अपने बाल बच्चे को छोड़कर परदेश में रहते हैं, परदेश में अपना जीवन कैसे बिताते हैं अपने परिवार के बगैर, वो दर्द मैं सह चुका था। और बस मैंने बिहार में एक मिशन लेकर गया था कि अगर मैंने बिहार के 10 लोगों को भी, ये दिल्ली, बॉम्बे, सऊदी अरब, दुनियादारी जहां लोग कमाने जाते हैं, अगर वहां जाने से रोक लिया और उनको यहीं अपने परिवार के बीच में रख लिया, और वो 10 लोग भी यही काम कर लिया कि अपने 10-10 लोगों को रोक लिया, तो मैंने यही सोचकर इस बिजनेस की शुरुआत किया। और हमने यही सोचकर की कि भले ही दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया बोला, लेकिन मैं इस सोच के साथ बिहार में कदम रखा था कि एक दिन लोग बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को। और मैं कृतज्ञ हूं आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना बड़ा कारवा तैयार कर दिया। अभी शुभकांत जी ने बोला कि बिहार में सेंचुरी लग चुका है डायमंड की, क्योंकि बिहार में जो है ना, पोटेंशियल बहुत है इस बिजनेस का। क्योंकि वहां पर या तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले, या बेरोजगार, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार। 2 ही कैटेगरी हैं। जिनकी नौकरी लग गई है वो तो बड़े खुश है कि हमारा जीवन बदल गया, लेकिन दरअसल बदला नहीं है, उनको पता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि नौकरी कब अच्छा लगता है जानते हैं? जब शुरू में जब नौकरी लगती है ना, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, तो जानते कैसा लगता है? एकदम से दुनिया हरी हरी नजर आती है,
चारों तरफ जिसको भी देखो उसी को सबको बोलते तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है, तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। कोई 2 साल बाद भी मिले, पूछे चाहे नहीं पूछे, उसको जबरदस्ती बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। छोड़ते हैं क्या? किसी को नहीं छोड़ते, चुन चुन के बताते हैं जॉब जॉब जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उनको भी पता है नौकरी के, जानते हैं सच्चाई क्या है? नौकरी की प्योर सच्चाई यही है, जिनकी नौकरी 5 साल हो गई है ना, उनसे जाके मिलो। जिनकी नौकरी 10 साल हो गई है ना, उनसे जाके मिलो। मैं तो कहता हूं नौकरी की प्योर, ज्यादातर नौकरी की प्योर सच्चाई अगर जानना है ना, तो उनसे जाकर मिलो जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाकर पूछो कि नौकरी कैसी लगी। इसलिए जिनकी लगी है लाइन लगा के आगे देखो। हमारे माननीय श्रीमान विजय पाल सर जी, सरकारी नौकरी थी जी, बीएड करने के बाद सर टीचर की सरकारी नौकरी कर रहे थे। क्या जरूरत थी बताओ? इधर डॉक्टर साहब बैठे हैं, देखो डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी डॉक्टर थे, अच्छे भले, अब यहाँ देखो मरकरी बनने जा रहे हैं। ये लाइन लगा के देखें, यहाँ पे एक से एक हैं, शुभकांत जी हों, चाहे देखो आप संजीत जी हों, चाहे देखो इधर सतीश कुमार जी हैं, देखो लाइन लगा, अजय पंडित जी हैं, राकेश जी हैं, उधर देख रहे हैं सारे लोग लाइन लगा के, बीरेंद्र सुमन जी, आशीष तोमर जी, ये देखो सब लाइन लगा के बैठे हैं। तो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। और खासकर बिहार में एक बात देखने को मिलेगा आपको, शादी तो जी सरकारी नौकरी वाले की ही होती है, सरकारी बाकी बेचारे भाई साहब को तो निपटा दिया जाता है, लेकिन निपटाने वाले भी टेंशन नहीं लेना, निपटाने वाले की भी देखो ऐसी जीवन हो सकता, इस तरह का जीवन हो सकता है। अब देखा ना, आज सही मायने में समझ में आया। शुरू शुरू में ये बिजनेस समझ में नहीं आता मेरा दोस्त, लगता है ये बेवकूफ़ बनाने आए, ये ऐसा करने आए। आज आपके अपलाइन जो है ना, बार बार फ़ोन करते होंगे आपको, बार बार घर मिलने आते हैं, चलो चलो चलो, और आप जानते हैं क्या लगता होगा आपको, यार ये मेरा जीना हराम कर दिया है ये आदमी। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके अपलाइन अपने ग्रो लाइन का जीना हराम करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि खुश नसीब होते हैं वो अपलाइन जिनका डाउनलाइन उनका जीना हराम करते हैं। दोनों कंडीशन में दोनों को फायदा होता है। चलो जी, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, आप लोगों को जब देखता हूं ना तो मेरा अंग अंग फड़कता है, पता नहीं ये मिट्टी का असर है या क्या है। अब आगे हम अपनी बातों को यहीं विराम देंगे, और जाने से पहले एक बात हमेशा मैं अपने बिजनेस की, इस बिजनेस की अगर खूबसूरती के बारे में मेरे से पूछो ना, तो हम अपनी यही 2 बातें कहकर इनको यहीं समाप्त करता हूं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड डायमंड।